हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का केमती अच्छंती खम्मागनी हुकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत बढ़िया बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति की कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, जिनका फीस हमारे पास में आज से 20 दिन पहले जमा हुआ था। डेंगू के कारण काफ़ी विलंब से उनको वीडियो मिल रहा है, इसके लिए सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी भी तबीयत मेरी पूरी ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है शरीर में, लेकिन फिर भी जैसे जैसे ठीक होता जा रहा है मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक एक करके सभी लोगों का कुंडली मिलता जाए और वीडियो भी धीरे धीरे अपलोड करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जिनकी कुंडली है उनका डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देता हूं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 अक्टूबर 1972, 11:35 रात को। खुशीनगर गोरखपुर का इनका जन्म है, उत्तर प्रदेश का। इनकी जो कुंडली है वो कर्क लग्न कर्क राशि की है। सबसे पहले जिनकी कुंडली है उनसे मेरा आग्रह है कि वो सबसे पहले एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं। जैसा जैसा मैं लिखाता जा रहा हूं पहले वैसा वैसा लिख ले। 5-7 मिनट का समय आपको लिखने में लगेगा। उसके बाद जो फल मैं बताऊंगा वो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। आपके संपूर्ण जिंदगी का विवरण मैं आपको देने जा रहा हूं कि पूरी जिंदगी में कब क्या हुआ होगा और कब क्या होगा। इसलिए बड़े ही शांति के साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं। आपको 2-3 पेज लिखना पड़ेगा। आप लिखना शुरू कीजिए। आप लिखो, जब से जन्म हुआ तब से लेकर के 1/11/1985 तक बुध की महादशा रही आपके जीवन में। फिर आप लिखो 1/11/1985 से लेकर के 1/11/1992 तक केतु की महादशा रही। 1/11/1992 से 1/11/2012 तक शुक्र की महादशा रही। 1/11/2012 से लेकर के 1/11/2018 तक सूर्य की महादशा रही। 1/11/2018 से लेकर के 1/11/2028 तक चंद्रमा की महादशा रहेगी। 1/11/2028 से लेकर के 1/11/2035 तक मंगल की महादशा रहेगी। 1/11/2035 से लेकर के 1/11/2053 तक राहु की महादशा रहेगी। अब आप दूसरा पेज उलट दो और लिखो 1/11/2018 से लेकर के 1/9/2019 तक चंद्रमा के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा रही। उसके बाद आप लिखो 1/9/2019 से 1 अप्रैल 2020 तक चंद्रमा के महादशा में मंगल की अंतर्दशा रही। 1/4/2020 से लेकर के 1/10/2021 तक चंद्रमा के महादशा में राहु की अंतर्दशा रही। 1/10/2021 से लेकर के 1 फरवरी 2023 तक चंद्रमा के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। 1 फरवरी 2023 से लेकर के 1/9/2024 तक चंद्रमा के महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी। 1/9/2024 से लेकर के 1 फरवरी 2026 तक चंद्रमा के महादशा में बुध की अंतर्दशा रहेगी। 1 फरवरी 2026 से लेकर के 1/9/2026 तक चंद्रमा के महादशा में केतु की अंतर्दशा रहेगी। 1/9/2026 से लेकर के 1 मई 2028 तक चंद्रमा के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। 1/5/2028 से लेकर के 1/11/2028 तक चंद्रमा के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी। पेज उलट दो, आप आगे लिखो 1/11/2028 से लेकर के 29 मार्च 2029 तक मंगल के महादशा में मंगल की अंतर्दशा रहेगी। 29 मार्च 2029 से लेकर के 17 अप्रैल 2030 तक मंगल के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। 17 अप्रैल 2030 से लेकर के 23 मार्च 2031 तक मंगल के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। 23 मार्च 2031 से लेकर के 1 मई 2032 तक मंगल के महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी। 1 मई 2032 से लेकर के 29/4/2033 तक
मंगल के महादशा में बुध की अंतर्दशा रहेगी। 29/4/2033 से लेकर के 26/9/2033 तक मंगल के महादशा में केतु की अंतर्दशा रहेगी। 26/9/2033 से लेकर के 26/11/2034 तक मंगल के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। 26/11/2034 से लेकर के 1 अप्रैल 2035 तक मंगल के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी। 1 अप्रैल 2035 से लेकर के 1/11/2035 तक मंगल के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। आपका 2035 तक मैंने लिखवा दिया, अब इससे आगे नहीं जाऊंगा। इससे आगे राहु की महादशा है जो आप पहले ही लिख चुके। अब इसका फलादेश समझने का आप प्रयास करो, क्या कैसे है कुंडली में, कौन सा ग्रह क्या कहता है। ये कर्क लग्न की और कर्क राशि की कुंडली है। इस कुंडली के मालिक चंद्र देवता है जो कि लग्न में ही बैठ करके राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आइए मैं लेकिन चर्चा सूर्य से आरंभ करूंगा और केतु तक बढ़ूंगा एक एक करके, फिर बाद में युति का बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस ग्रह के लिए क्या उपाय करना चाहिए, मैं आपको साथ में बताता चला जाऊंगा। सूर्य आपके कुंडली में, सूर्य यहाँ पर में तुला राशि में चतुर्थ भाव में कुंडली के साइड में लगा हुआ है। कुंडली आप देख ही रहे होगे। चतुर्थ भाव में तुला राशि में बैठ करके नीच का हो रहा है, जिसके कारण से सूर्य आपके लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा खराब हो गया। सूर्य की जब जब महादशा आएगी, तुला राशि में बैठने का मतलब है चतुर्थ भाव में कि आपको धन को उठा करके माँ के घर में डाल दिया और उस घर में सूर्य नीच का हो गया। पैसा का जिंदगी में बड़ा दिक्कत रहेगा। आइए वैसे मैं बताता हूँ क्या कैसे कहानी है इसका। सूर्य की जब जब महादशा अंतरदशा आपके जिंदगी में आएगी, आप अनुभव करेंगे कि सुख में बड़ा कमी हो जाएगा। आपको बहुत कम सुख की प्राप्ति होगी। माता को भी परेशानी आ जाएगी। माता के लिए वो समय बड़ा विपरीत साबित होगा। माँ के साथ आपके संबंध में भी परेशानी आ जाएगी। मकान बनाने में आपको बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मकान से संबंधित सूर्य के समय में कुछ टेंशन तनाव की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जमीन खरीदने में, जमीन से संबंधित विवाद भी कुछ आपके सामने आ सकता है। अचल संपत्ति के रिलेटेड कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। सावधान नहीं रहेंगे तो गाड़ी से संबंधित भी परेशानी होगी, या तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना, अथवा गाड़ी का चोरी हो जाना, अथवा गाड़ी से संबंधित कुछ भी परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है। अचानक से धन हानि का भी योग बन जाएगा आपके लिए। और आपको मैं बता दूं कि फेफड़े, छाती अथवा हृदय से संबंधित भी कुछ परेशानी आपको सूर्य कुंडली में देने में सक्षम है। इसीलिए आजीवन सूर्य को जल देंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से सूर्य का समय आपके पिता के लिए भी अच्छा नहीं है और पिता के साथ संबंध के लिए भी ये समय अच्छा नहीं रहेगा। गवर्नमेंट से भी परेशानी का योग बन जाएगा। आपके काम धंधा को लेकर के भी आप परेशान हो जाएंगे। पद में भी कमी आएगी, पावर में कमी का एहसास करेंगे, अधिकार में कमी आ जाएगी, प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगा और गवर्नमेंट से भी परेशानी के लिए आप परेशान हो जाएंगे। सूर्य क्योंकि दूसरे भाव का मालिक है, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति में कमी का एहसास होगा। जमा पूंजी आपके हाथों से निकलता चला जाएगा। परिवार में भी टेंशन तनाव की स्थिति बन जाएगी। किसी का रिलेटिव में, घर में किसी न किसी की मृत्यु भी हो सकती है। वाणी बड़ा तीखा हो जाएगा। और आपको बता दूं कि पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति आपकी बन जाएगी जब सूर्य का समय आएगा जिंदगी में। तो इसीलिए सूर्य का माणिक्य आपको जिंदगी में कभी भी नहीं धारण करना है। अगर आप धारण कर लेंगे तो वो माणिक्य आपको बर्बाद कर देगा। इसीलिए सूर्य का रत्न जिंदगी में कभी नहीं धारण करना है। लेकिन सूर्य के लिए आजीवन आप सूर्य को जल दें। रोज सुबह में स्नान करके जल देने का, जब तक जन्म, अब तो जो बीत गया सो बीत गया, अभी से लेकर के मृत्यु तक जब तक आप सक्षम हो, जब तक शरीर में क्षमता है, ऐसा लग रहा है कि दे सकते हो, तब तक आपको देना चाहिए। सूर्य की जब जब महादशा अंतरदशा जिंदगी में आए, ओम आदित्याय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप होना चाहिए। आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की बात करेंगे मित्रों।
चंद्रमा जो है आपके लग्न में ही, चेहरा पर में ही कर्क राशि में बैठा हुआ है, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में, चंद्रमा की जब जब महादशा अंतरदशा आएगी तो अभी जो बताने जा रहा हूँ वो फल आप पर में लागू होगा। शर्त ये है चंद्रमा की अंतरदशा में मारक ग्रह नहीं आना चाहिए, चंद्रमा के अंतरदशा में बुरा ग्रह नहीं आना चाहिए। चाहे किसी भी का अगर फलादेश अच्छा है तो उसके अंतरदशा में अगर कोई बुरा ग्रह आ गया तो वो फलादेश गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सावधान। चंद्रमा के समय में क्या क्या होगा आप वो सुनने का प्रयास करें। चंद्रमा आपके कुंडली में चेहरा पर में ही बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपका चेहरा बड़ा सुंदर होगा, रंग आपका गोरा होगा, अच्छा दिखने में आप अच्छे होंगे, रंग रूप निश्चित रूप से बढ़िया होगा। ज्ञान में चंद्रमा अपने समय में वृद्धि कर देगा, शरीर में ऊर्जा का एहसास होगा, मानसिक रूप से भी आपको स्ट्रांग बनाएगा, मेंटली तौर पे स्ट्रांग बनाएगा, मन को मजबूत करेगा, इमोशनली आपको काफ़ी स्ट्रांग बनाएगा। आपको मैं बता दूं कि विवेक में वृद्धि होगा, शील स्वभाव भी आपका चंद्रमा के कारण बढ़िया रहेगा। चंद्रमा के समय में कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके कारण से लोग आप पे गर्व करेंगे, विनम्रता भी आप में रहेगी और स्वभाव भी काफ़ी अच्छा रहेगा। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में पति पत्नी के बीच में भी संबंध ठीक रहेगा, काम वासना की अधिकता थोड़ी सी होगी, वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा, लेकिन दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी काम धंधा भी मिला जुला के ठीक चलेगा। और बता दूं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर कोई भी परेशानी होगा तो वो सब चंद्रमा के समय में दब जाएगा, और जो दुश्मन है अगर वो आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो वो इस समय में आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ बिजनेस है तो मिला जुला के वो भी ठीक ही चलेगा, यानी कि चंद्रमा का रिजल्ट आपके लिए अच्छा है। चंद्रमा के बाद अब हम चर्चा करेंगे मंगल की। मंगल इस कुंडली में पंचम भाव का और दसम भाव का मालिक है। कर्क लग्न की कुंडली है ये। कर्क लग्न के कुंडली में मंगल एक योग कारक ग्रह होता है और आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। 25 डिग्री पर में चंद्रमा का आपको रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा खुद 19 डिग्री पर में बैठा हुआ है, और चंद्रमा के समय में किसी मंत्र की भी आपको जाप करने की आवश्यकता नहीं है। मंगल की चर्चा करेंगे मित्रों। मंगल आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं कन्या राशि में, और आपको मैं बता दूं कि मंगल 25 डिग्री पर में है, डिग्री वाइज कमजोर है, लेकिन मंगल का जब जब समय आएगा, योग कारक ग्रह है, अगर कोई छोटा भाई बहन होगा तो वहां से भी कुछ लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, गुप्त शत्रु जो परेशान करने की कोशिश करेंगे वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो चंद्रमा के समय में वो परेशानी, ये मंगल के समय में वो परेशानी दब जाएगी और वो आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपके छठे भाव पर में, जिसके कारण से छठा भाव जैसा कि आप जानते ही हो कि दुश्मन का होता है, तो दुश्मन का नाश करेगा, चिंताओं को खत्म करेगा मंगल, रोग का नाश करेगा, कर्ज को समाप्त करने की कोशिश करेगा, केस मुकदमा अगर कोई होगा तो उसका रिजल्ट अपने फेवर में देने का प्रयास करेगा, पेट से संबंधित कुछ परेशानी अगर होगी उसको भी समाप्त करने का प्रयास करेगा, किसी प्रकार का कोई कलंक अपयश अगर आपको लगा होगा उसको भी दूर करने का प्रयास करेगा, शोक और दुख का भी नाश करेगा। मंगल की सप्तम दृष्टि जो है सो आपके नवम भाव पर में, तो मंगल अपने समय में भाग्य का बढ़िया सपोर्ट दिलवाएगा, धर्म और तीर्थ यात्रा का भी पालन करवाएगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से भी लाभ का योग बनाएगा, आपके कुछ स्वप्न भी पूरे होंगे, आपके शिक्षा स्तर का भी आपको लाभ मिलेगा, बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होने का मंगल योग बना देगा। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके दसम भाव पर में, तो मंगल के समय में जो है तो पिता से लाभ का योग बना देगा मंगल, राज्य से, सरकार से लाभ का योग बना देगा, अगर कोई काम चलता होगा सरकार से तो काम धंधा आपका खुद का भी बढ़िया चलेगा, पद प्रभुता में वृद्धि का योग बना देगा, अधिकार प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, और गवर्नमेंट से भी विशेष लाभ का आपके लिए जो है मंगल योग बना देगा। यानी कि मंगल जो है आपके लिए हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देगा। मंगल का तीसरे भाव में बैठने का मतलब यह है कि संतान को और पिता को दोनों को उठा करके मेहनत के घर में डाल दिया गया है। यानी कि मंगल के समय में, मंगल की जब जब महादशा अंतरदशा आएगी तो आपको आपके संतान को भी ज़्यादा मेहनत करना होगा और आपके पिता को भी ज़्यादा मेहनत करना होगा। मंगल के बाद अब हम चर्चा करेंगे बुध देवता की। बुध देवता इस कुंडली में 12वें भाव के और तीसरे भाव के मालिक हैं, और कर्क लग्न के कुंडली में, जैसा कि आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कई वीडियो में, कि कर्क लग्न के कुंडली में बुध जो है एक मारक ग्रह होता है।
तो बुध के कारण एक पुत्री प्राप्ति का भी योग बन गया आपके कुंडली में, और बुध इस कुंडली में 5 डिग्री पर में बैठा हुआ है और मारक ग्रह होने के कारण बुध का जब जब समय आएगा, लेकिन बुध का एक स्वभाव होता है कि कितना भी खराब हो, गुरु का एक स्वभाव होता है, शुक्र का एक स्वभाव होता है, कितना भी खराब हो, मारक हो, कुछ बढ़िया रिजल्ट देता है। तो मैं तो आपको बताने जा रहा हूँ खैर खराब, लेकिन वो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट भी आपको दे देगा। बुध के कारण एक पुत्री प्राप्ति का योग बन गया आपके कुंडली में। आप विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी बड़े इंटेलिजेंट होंगे। यश में लेकिन बुध अपने समय में कमी कर देगा, चाहने वालों की संख्या में कमी ला देगा। धर्म और मंगल कार्य भी जितना होना चाहिए उतना आपको हाथों से बुध नहीं होने देगा। अगर नाना नानी जिंदा भी होंगे बुध के समय में, फिर भी ननिहाल पक्ष से विशेष लाभ नहीं लेने देगा, और पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी देगा अपने समय में बुध। बुध की दृष्टि एकादश भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से आपके आय में कमी करेगा बुध। लाभ जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति उतनी बड़ी नहीं हो पाएगी, मनोकामनाओं की खूब पूर्ति नहीं हो पाएगी। बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे तो उनसे बहुत लाभ नहीं मिल पाएगा। सीनियर्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है बुध के समय में नहीं मिल पाएगा। बुध जो है इस कुंडली में द्वादश भाव का तीसरे भाव का मालिक होकर के पंचम भाव में बैठ गया है। इसका अर्थ ये हो गया कि आपका संतान जो है सो वो खर्चीला बहुत होगा। संतान से बुध के समय में खर्चा बहुत होगा, और संतान को मेहनत भी बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत के मालिक और खर्च के मालिक को उठा के संतान के घर में डाल दिया गया है। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु इस कुंडली में अपने ही घर में 11 डिग्री पर में बैठे हुए हैं छठे भाव में, जो कि बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। गुरु का जब जब समय आएगा जिंदगी में, महादशा अंतरदशा जब जब आएगी, आप ये यकीन मानो, मैंने पहले ही बताया गुरु का स्वभाव होता है कुछ अच्छा रिजल्ट हल्का फुल्का दे देना, लेकिन मैं आपको अच्छा नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ जो होगा। अब वो हल्का फुल्का आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा तो वो आपकी भाग्य है। वहाँ की गुरु के समय में दुश्मन आपको बड़ा परेशान करेंगे, चिंता में रहोगे, रोग परेशान करेगा, कर्ज आपको परेशान कर सकता है। गुरु के समय में केस मुकदमा का योग बन जाएगा, पेट से संबंधित परेशानी देगा, आपके ऊपर में किसी प्रकार का कलंक भी लग सकता है, शोक की प्राप्ति होगी, दुख की प्राप्ति होगी। 1 2 3 4 5 गुरु की पंचम दृष्टि दसम भाव पर में पिता को लेकर के भी आप परेशान रहेंगे। सरकार से भी कोई फायदा मिलना मुश्किल हो जाएगा। आपका खुद का काम धंधा भी बहुत बढ़िया नहीं चल पाएगा। पद प्रभुता की प्राप्ति आपको गुरु के समय में ज़्यादा नहीं होगी। अधिकार में कमी आ जाएगा, प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी, राजयोग भी फलित बहुत कम हो पाएगा। गुरु की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्च ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बन जाएगा, विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है, अर्थात घर से दूर जाने का भी योग बन जाएगा। अस्पताल का भी कुछ खर्चा होगा, आंख से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है, और किसी रिलेटिव का मृत्यु भी हो सकता है, परिवार में किसी का भी रिलेटिव में, अर्जन परिजन में। 7 8 9 गुरु की नौवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में तो धन धान्य संपत्ति में कमी का एहसास होगा, कुटुंब से भी परेशानी होगी, परिवार में भी कलह होगा, वाणी भी अच्छी नहीं रहेगी आपकी, और पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव होने का योग बन जाएगा। भोजन भी मनपसंद मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो गुरु का भी रिजल्ट आपके लिए अच्छा नहीं है। बुध के लिए जिंदगी में कभी भी पन्ना आपको नहीं धारण करना है। गुरु के लिए पुखराज भी आपको जिंदगी में कभी भी धारण नहीं करना है। अब हम चर्चा करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र जो है कर्क लग्न के कुंडली में एक योग कारक ग्रह होकर के और बैठा हुआ है तीसरे भाव में 5 डिग्री पर में। शुक्र योग कारक नहीं है, शुक्र एक समग्रह है। शुक्र योग कारक नहीं है, मारक भी नहीं है, लेकिन एक समग्रह है। शुक्र की जब जब समय आएंगे तो आपको छोटे भाई बहन से कुछ लाभ मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य आपका अच्छा रहेगा। माता के लिए ये समय अगर खराब भी है तो भी अच्छा हो जाएगा। गुप्त शत्रु जो है आपको परेशान करने की अगर कोशिश करेंगे तो भी वो परेशान विशेष नहीं कर पाएंगे। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, शुक्र के समय में वो परेशानी दब जाएगी। और शुक्र की सप्तम दृष्टि जो है नवम भाव पर में तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा शुक्र के समय में। धर्म और तीर्थ यात्रा कर पाओगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से लाभ का योग बन जाएगा। साला से भी और साली अगर होंगी तो उनसे भी लाभ का योग बन जाएगा। सन्यासी से भी आशीर्वाद मिलने का योग बन जाएगा। स्वप्न भी पूरे होंगे, शिक्षा स्तर भी आपका लाभ मिलेगा, उसका भी बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी जो है आपको प्राप्त हो जाएगा शुक्र के समय में।
शुक्र का रिजल्ट आपके लिए बढ़िया है। शुक्र से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आप अगर चाहें तो जिंदगी में शुक्र का ओपल फायर धारण कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शुक्र के बाद अब शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में शनि जो है सो सप्तम भाव के और अष्टम भाव के मालिक होकर के और एक मारक ग्रह के तौर पर में जाने जाते हैं, जो कि आपके लाभ के घर में बैठे हुए हैं। वैसे तो सामान्य नियम यह है कि शनि अथवा कोई भी ग्रह अगर लाभ के घर में बैठे तो आपको विशेष लाभ देता है, लेकिन क्योंकि ये मारक ग्रह है इसलिए मैं इस नियम को नहीं मानता हूँ और आपको शनि का बुरा प्रभाव बताने वाला हूँ। थोड़ा बुरा ही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। यानी कि अभी तक का जो फलादेश हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जिंदगी काफ़ी संघर्ष से भरा हुआ है। इसका अर्थ यही हुआ कि आपका जिंदगी काफ़ी संघर्ष से भरा हुआ है। चलिए ठीक है, मैं आपको फलादेश करता हूँ। शनि आपके कुंडली में 26 डिग्री पर में वृषभ राशि में बैठे हुए हैं लाभ के घर में। क्योंकि कर्क लग्न के कुंडली में शनि एक मारक ग्रह होते हैं, इसलिए शनि के समय में भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। आय में कमी का एहसास होगा, लाभ कम प्राप्त होगा, उपलब्धि बड़ी बड़ी प्राप्ति करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सीनियर्स का, बड़े भाई बहन का भी जो सपोर्ट मिलना चाहिए उसमें कमी आ जाएगी। पुत्र वधू दामाद का भी शनि के समय में सुख आपको बहुत बढ़िया नहीं मिल पाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर में, मस्तक पर में, जिसके कारण से शरीर के शनि की दृष्टि पर गई। चंद्रमा के कारण बहुत गोरा का योग बन गया, लेकिन शनि की दृष्टि पर गई लग्न पर में, तो जिसके कारण से बहुत गोरा को वो कम कर चुका शनि। तो शनि के समय में शरीर में थोड़ा सा ऊर्जा की कमी का एहसास होगा, दिमागी तौर पर में थोड़ा सा परेशान रहेंगे और जो आपका विनम्रता होना चाहिए वो क्रूरता में भी बदल सकती है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके संतान के घर पर में, तो पुत्री प्राप्ति का योग बन गया शनि के कारण। आपको विद्या बुद्धि भी मिला जुला के ठीक रहेगा। यश में बहुत ज़्यादा तो वृद्धि नहीं होगी लेकिन ठीक रहेगा। चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। धर्म और कर्म का पालन, मंगल कार्य आपके हाथों से थोड़ा कम ही होगा। ननिहाल पक्ष से भी थोड़ा कम लाभ मिलेगा शनि के समय में। 8, 9, 10 शनि की दसम दृष्टि जो है अष्टम भाव पर में है, तो शनि के समय में काम में रुकावट, एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बन जाएगा। ये बड़ा विपरीत समय रहेगा आपके लिए। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु आपके कुंडली में धनु राशि में नीच का होकर के छठे भाव में बैठा हुआ है, जो कि बहुत खराब है। वैसे नियम एक ये भी है कि 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह अथवा 3 भी ले लिया जाता है, 3, 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह नीच का हो जाए तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। लेकिन आपके कुंडली में ये नीच भंग राजयोग अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ में गुरु भी है। यहाँ पर में चांडाल योग बन गया। चलिए उसमें बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये नीच भंग राजयोग आपको कोई विशेष लाभ नहीं देगा। राहु के समय में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राहु के समय में दुश्मन आपको बहुत परेशान करेंगे, चिंता में भी रहोगे, रोग भी परेशान कर सकते हैं, कुछ कर्ज भी हो सकता है, केस मुकदमा का योग भी बनेगा, पेट से संबंधित परेशानी भी होगी, कलंक लगने का भी योग बनेगा, मन शोकाकुल और दुखी भी रहेगा। राहु की पंचम दृष्टि जो है दसम भाव पर में पड़ेगी, पिता के लिए भी ये खराब हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि काम धंधा भी जो बहुत बढ़िया चलना चाहिए वो बहुत बढ़िया नहीं चल पाएगा। ये सब नीच भंग राजयोग है, उसके बाद भी मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। जो काम धंधा जो बहुत बढ़िया चलना चाहिए वो नहीं चल पाएगा। पद प्रभुता में भी कमी का एहसास होगा, अधिकार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा और गवर्नमेंट से भी बहुत लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको बता दूं कि राहु की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज़्यादा होगा, धनहानि का योग बनेगा, सैया सुख में कमी आ जाएगी, अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट हो जाएगा और आंख से संबंधित भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। राहु के समय में जो बैंक बैलेंस है उसको भी राहु खत्म करने का प्रयास करेगा और परिवार में कलह और टेंशन देने के लिए तैयार रहेगा। केतु आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से धनहानि का ये भी योग बनाएगा, सुख में कमी करेगा, पैसा वगैरह अगर किसी को दोगे तो वो फंस जाएगा, कुछ अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5
पंचम दृष्टि इसके चतुर्थ भाव वन में जमीन, मकान, भूमि, भवन से संबंधित भी कुछ टेंशन तनाव होगा, माता को लेकर के भी कुछ परेशानी रहेगी। सप्तम दृष्टि इसका छठे भाव पर में, तो कोई दुश्मन भी परेशान करेंगे, चिंता, केस मुकदमा का भी योग बन जाएगा, बड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा, कुछ कर्ज वगैरह भी हो जाएगा, कुछ कलंक भी लग सकता है, पेट से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। 8, 9 और अष्टम भाव पर में दृष्टि यानी कि काम में रुकावट और बाधा का आपके लिए योग बन जाएगा। आपके कुंडली में राहु और गुरु की युति है, जिसके कारण से चांडाल नामक योग बन गया। और जिस व्यक्ति के कुंडली में चांडाल नामक योग बन जाता है, वो भी जिस भाव में, उस भाव को लेकर के वो व्यक्ति ज़्यादा परेशान होता है। यानी कि आपके कुंडली के छठे भाव में बन रहा है, तो जिंदगी में दुश्मन आपको बहुत परेशान करेंगे। छठा भाव दुश्मन और रोग का होता है। आपका पैसा जिंदगी में हॉस्पिटल में भी पहुंच जाएगा। और आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति के कुंडली में चांडाल नामक योग बनता है, उस व्यक्ति का जीवन काफ़ी संघर्षमय बीतता है। आपके कुंडली में मंगल और शुक्र की युति भी है, जिसके कारण से जिस व्यक्ति के कुंडली में मंगल और शुक्र की युति होती है, वो व्यक्ति काम वासना के प्रति थोड़ा ज़्यादा ही आकर्षित रहता है, लेकिन अपने आप पर में कंट्रोल भी कर लेता है। आपके ज़िंदगी में मैं आपको बता दूं कि कभी भी गुरु का पुखराज आप नहीं धारण कर सकते, राहु केतु का लहसुनिया, गोमेद, लाजवर्त नहीं धारण कर सकते, शनि के लिए आप नीलम नहीं धारण कर सकते, बुध के लिए पन्ना नहीं धारण कर सकते, सूर्य के लिए माणिक्य नहीं धारण कर सकते। बच गया मंगल, शुक्र और चंद्रमा। तो चंद्रमा के लिए मोती धारण करने की आवश्यकता नहीं है। मंगल 25 डिग्री पे, मंगल और शुक्र के लिए बस 2 रत्न जिंदगी में आप धारण कर सकते हो। यानी कि मंगल का बढ़िया क्वालिटी का मूंगा, और शुक्र के लिए जो है सो बढ़िया क्वालिटी का व्हाइट पुखराज या ओपल फायर। जब जब जिंदगी में सूर्य का समय आए, ओम आदित्याय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से आप जाप किया करो, आपको राहत मिलेगा। सूर्य को तो आजीवन जल दो आप। जब जिंदगी में बुध का समय आए, ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला जाप किया करो, आपको राहत मिलेगा रोज। जब जिंदगी में बृहस्पति का, गुरु का समय आए, ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला जाप किया करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति के बाद शुक्र की नहीं, शनि का जब समय आए, तो ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला आप जाप करोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनि के बाद राहु केतु के लिए, राहु और केतु की जब समय आए, तो राहु के समय में ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला, और केतु के समय में ओम किंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो आप बड़ा परेशानी में पड़ जाओगे। अभी जो आपके कुंडली की स्थिति है, वो चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा के महादशा में गुरु की अंतर्दशा चलने के बावजूद आपका समय ठीक नहीं है। आपका जिंदगी बड़ा संघर्ष से भरा हुआ है। इसलिए अभी चंद्रमा के लिए तो नहीं, लेकिन गुरु के लिए रोज जो है सो 10 माला ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का आप जाप करोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। 10 माला। जब गुरु का समय खत्म होगा तो शनि का समय आएगा, फिर ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला गुरु का बंद कर दोगे। फिर शनि का खत्म होगा तो बुध का आएगा, ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला, शनि का बंद कर दोगे, बुध का चालू कर दोगे। फिर बुध का समय जब खत्म होगा तो केतु का आएगा, फिर ओम किंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करोगे, और केतु का फिर खत्म होगा। और 1 सेकेंड, अरे वाह, आपके कुंडली में तो शुक्र नीच का है। शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा ना। ये शुक्र वाला जो मैंने आपको समग्रह का बताया, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, शुक्र का रिजल्ट आपको जिंदगी में बढ़िया नहीं मिलेगा। शुक्र के लिए आप ओपल फायर अथवा व्हाइट पुखराज धारण नहीं कर सकते। ये बड़ा मिस्टेक हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। शुक्र का जब समय आएगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जूनियर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और शुक्र की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो है सो नवम भाव पर में ससुराल पक्ष से भी टेंशन तनाव हो जाएगा, और भाग्य का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। शुक्र के समय में धर्म कर्म का भी पालन बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे आप। 2 4 ग्रह नीच के हो गए कुंडली में, बड़ा परेशानी भरा जिंदगी है आपका। लेकिन जैसा शुक्र के समय में ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना है, शुक्र का रत्न कभी नहीं धारण करना है। यानी कि जिंदगी में केवल और केवल एक रत्न आप धारण कर सकते हो, सिर्फ मंगल का। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और विलंब से वीडियो देने के लिए माफ़ी चाहता हूं।
आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।